हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी फिर तो भेज दूंगा उसी पल उसे उसके पिता के घर। देवर की कड़वी बातें काव्या के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। काव्या देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 7 बजे की चाय 8 बजे बनाकर दी थी। 2 महीने की गर्भवती काव्या को इतनी उल्टियां होती, सिर दर्द होता है, उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती जब दाल पकाना होता। दाल पकाने की सुगंध से ही उसको उल्टियां होने लगती। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा बना रहता, लेकिन वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। काव्या के पति अमर उसकी कभी कोई बात नहीं सुनते। अगर काव्या कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो काव्या, तुम औरतों की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, इसीलिए तुम अभी यहां से जाओ और अपनी बात जाकर मां से कहो। अमर का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें उसका हमेशा ही दिल तोड़ देती, लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे। उसकी सास रेखा जी एक औरत और मां होकर भी उसका दर्द नहीं समझती थी। ऊपर से रही सही कसर देवर मयंक ताने सुना सुना कर और अमर के कान भर कर पूरा कर देता। या यूं कहे कि पुरुष होकर भी मयंक काव्या के लिए दूसरी सांस की भूमिका निभाता। हर बात और हर काम में काव्या को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे सास ससुर और ससुराल वालों की देखभाल और ख्याल रखना चाहिए। काव्या के ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा ननंदे और सास ससुर थे। पूरे घर में राज सिर्फ देवर का ही चलता। मयंक जैसे कहता उसकी सास रेखा जी वैसा ही करती और कहती, और उनकी कही किसी भी गलत या सही बात को अमर सिर झुकाकर मान भी लेते। काव्या ने कई बार कहा, अमर, घर की साफ सफाई के लिए एक कामवाली बाई रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन मयंक के कहे शब्द अमर भी काव्या के सामने दोहरा देता। तुम इतना भी काम नहीं कर पाती, और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं, जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। काव्या ने चुप रहकर सब कुछ चुपचाप सुनने की वजह से बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ झेली, लेकिन समय के साथ काव्या ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावती हो गई। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूं और मुझसे अब आप सब किसी काम की उम्मीद मत रखना। जितना बन पड़ेगा उतना ही करूंगी, बाकी का आप सब खुद देख लो कैसे करना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के लिए मायके छोड़ दिया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जा सके कि उसके रहने ना रहने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर के सिवाय काव्या के बेटे को देखने ससुराल से कोई अन्य सदस्य नहीं आया, लेकिन बच्चों के मोह के कारण अमर काव्या को अपने साथ लेकर घर आया। इधर रेखा जी और मयंक का व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन काव्या भी अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों ननंदे फोन से तो देवर और सास घर में रोज रोज काव्या को ताने देना और बातें सुनाना शुरू कर दिया। वो हर रोज काव्या को भी कभी मायके वालों के नाम पर तो कभी घर के कामकाज और बच्चे की परवरिश को लेकर ताने देते व्यंग करते रहते। काव्या भी अब पलट कर हर गलत बात का तुरंत जवाब देती, जिससे घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। आखिर में झगड़ों से परेशान होकर अमर ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर करा लिया और सबको लेकर वहां चला गया। लेकिन वहां भी वो बात बात में काव्या को ये सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन काव्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र रहती।
और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती। अमर के कहने पर तीज त्योहार पर सांझ से बस औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में होती, काव्या काम का बहाना बनाकर फोन रख देती। इसी तरह काव्या के दिन बीतते गए। काव्या की शादी के 10 सालों बाद देवर मयंक की शादी हुई। मयंक की शादी में काव्या सिर्फ शादी होने तक रुकी और सारी रस्में खत्म होते वापस चली गई। ना उससे किसी ने ज्यादा मतलब रखा और बातचीत करने की कोशिश की, ना ही उसने की, क्योंकि काव्या को दिए जाने वाले ताने और व्यंग कटु थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीदें, जिस वजह से काव्या चुप ही रही। इस बार पूरे 2 साल बाद काव्या गर्मी की छुट्टियों में अमर के जिद पर ससुराल आई थी। उसका मन ना होते हुए भी वो आई। उसने अमर से पहले ही कहा कि तुम जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, लेकिन अमर नहीं माना। काव्या जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। मयंक का टिफिन और सुबह की चाय सासू मां रेखा जी खुद खुशी खुशी बना रही थी। काव्या की देवरानी आराम से 8 बजे सोकर उठी। 9 बजे कामवाली बाई भी आ गई, जिसने झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। दोपहर का खाना काव्या ने अकेले ही चुपचाप बनाया। उसके बाद रेखा जी ने काव्या से शाम की चाय और खाना बनाने के लिए कहा। पहले दिन लगा काव्या को कि शायद उसकी देवरानी पूजा की तबीयत ठीक नहीं। उसने अपनी देवरानी से पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी? लेकिन उसने जवाब में काव्या से सिर्फ 2 टुक्का, नहीं मैं ठीक हूं, और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ अपने बीते हुए दिनों की तुलना से सोचकर तकलीफ भी हो रही थी। रात में काव्या ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। अमर बैठकर मयंक के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां मयंक आ गया, जिसे देखकर अमर ने कहा, बड़ी देर कर दी मयंक, आजा चल खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। जिसे सुनकर मयंक ने कहा, भैया आप खाना खा लीजिए, मैं पूजा के साथ कमरे में खाऊंगा। इतना कहकर अपना और पूजा का खाना लेकर मयंक कमरे में चला गया। इधर अमर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और जैसे ही अमर की नजर काव्या से टकराई, अमर ने तुरंत अपनी निगाहें नीची कर ली और बगले झांकने लगे। काव्या के चेहरे पर ना चाहते हुए भी अमर को देखकर हंसी आ गई और वो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब काव्या सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे बाहर अपना नाम सुनते ठिठक गए। मयंक ने पूजा से कहा, तुम बस आराम करो, अभी 2 महीने हुए हैं, जब तक काव्या भाभी है तुम्हें कोई काम करने की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, और कुछ बाहर से खाने का मन करे तो बोल देना, मैं बाहर से ले आऊंगा। लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद भाभी चली जाएगी तब कैसे होगा काम? मेरे तो अभी से पांव और सिर दोनों में ही दर्द हो रहा है, आगे क्या होगा? पूजा ने कहा। मयंक ने कहा, क्या पांव दर्द हो रहे हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ दो मुझे, मैं दबाता हूँ, तुम चिंता मत करो। भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूंगा और बाकी बचे काम माँ देख लेंगी। काव्या को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही कमरे में जाने के लिए पलटी तो देखा कि पीछे अमर खड़े थे, जिन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। तभी काव्या ने पानी का बोतल अमर की तरफ बढ़ा दिया। देवर देवरानी की बातें सुनकर काव्या को अपने पुराने दिन याद आ गए, जिसे सोचकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। तभी अमर ने काव्या से कहा, काव्या तुमको अपने मायके जाना था ना, सुबह उठकर सामान पैक कर लेना, मैं छोड़ दूंगा। तुम आराम से अपनी छुट्टी बिताकर सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर अमर सो गया। काव्या सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अमर की बातें भी उसे कोई सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो अमर को प्यार और अपनेपन से समझाने की कोशिश कर रही थी तब तक अमर नहीं समझे। लेकिन आज जब खुद का अपमान हुआ तो बात समझ में आ गई।
ये सब कुछ सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह काव्या रसोई में गई तो देखा रेखा जी और मयंक वहां पहले से मौजूद थे। रेखा जी ने काव्या से कहा, बहू, लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है तुम्हारी। तभी मयंक ने फिर टपाक से काव्या पर व्यंग करते हुए कहा, अरे माँ, तुम बहुत भोली हो, इसलिए तो औरतें अलग रहने जाती है कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। आप तो बेकार में उम्मीद लगाए रहती है। आपने क्या सोचा कि आपकी सेवा होगी, आपको चाय नाश्ता खाना समय से बनाकर मिलेगा। गर्मी की छुट्टियों में कुछ औरतें सिर्फ बस मजबूरी में दिखावा करने आती है। तब काव्या ने कहा, देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरों की औरतों को सिखाने में औरतों से भी आगे है। जितनी सीख आपने आज तक मुझे दी, उतनी सीख पूजा को देना भूल गए आप। कहां गए आपके वादे, आपकी चाय खाना नाश्ता? आपकी बीवी तो माझी को पानी भी बेड पर उनके हाथ में देगी। पानी देना तो दूर, माझी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रही है, जो कि मेरे यहाँ रहते तो उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई थी कि मैं अभी थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। काव्या को इतना कहते सुनकर मयंक को बहुत गुस्सा आया। पीछे खड़े अमर से उसने कहा, भैया देखा भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे। जब मायके ही इनको जाना था तो फिर 2 दिन के लिए यहाँ आकर दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी? तब अमर ने पहली बार कहा, मयंक, अब मैं काव्या के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात चुपचाप सुन तो सकता हूं। मैं तुम्हारी तरह किसी को बातें सुनाता तो नहीं हूं। देख लिया तुमने भी, तुम्हारी बीवी घर का कितना काम करती है और तुम अपनी भाभी को ताना देते रहते हो। पहले अपनी बीवी को काम करना सिखाओ, बाद में अपनी भाभी को बोलना। वैसे भी मैं पहले बहुत सारी गलतियां कर चुका हूं काव्या के मामले में, अब गलती नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूंगा। हर बार काव्या को मेरी वजह से रोकर अकेले अपने मायके जाना होता है। इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी मायके छोड़कर आऊंगा। इतना कहकर अमर ने काव्या की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर कमरे में सामान पैकिंग करने चला गया। इधर मयंक ने अमर की बात सुनते मुंह बना लिया, क्योंकि उसको पता हो गया था कि काव्या और अमर दोनों ने ही रात की उसकी कही सारी बातें सुन ली है। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।